हर्षद मेहता के बारे में तो हर कोई जानता है। उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम किसने किया था? वही पर्सन जो हर्षद मेहता को अपना मेंटोर मानते थे। मैं बात कर रही हूँ केतन पारेख की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार उन्होंने ये स्कैम किया कैसे और इस स्कैम को एक्सपोज कैसे किया गया। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब पूरी स्टोरी को जानने से पहले और स्कैम को जानने से पहले हमें केतन पारेख और उनके बारे में जानना होगा। केतन पारेख का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ था और उनके फादर ने एक बिजनेस सेटअप किया था जो कि स्टॉक ब्रोकर बिजनेस था और उनके बिजनेस का नाम था NH सिक्योरिटीज। 1980s तक उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और उन्होंने अपना करियर उसी बिजनेस में बनाने का डिसाइड किया। अब उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और हर्षद मेहता को वो अपना मेंटोर मानते थे। वो हर चीज हर्षद मेहता की तरह फॉलो करना चाहते थे और साथ में वो ये भी जानना चाहते थे कि हर्षद मेहता ऐसे कैसे स्टॉक्स को चूज करते हैं जिससे कि उनके स्टॉक्स को चूज करते ही वो एक सोने में कन्वर्ट हो जाता है। हर कोई हर्षद मेहता की तरह उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब केतन पारेख ने भी हर्षद मेहता को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब उन्हें फॉलो करने के लिए उन्होंने उनकी कंपनी जिसका नाम था ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब धीरे धीरे कर वो उन्हीं की तरह सारी चीजें सीखना शुरू हो गए। साथ में केतन पारेख के बारे में ये भी बोला जाता था कि उनका नेचर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। वो कम लोगों से बात करते थे और बहुत ही मिनिमल लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका बिजनेसमैन, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस से काफी अच्छा कनेक्शन था। वहीं अगर हर्षद मेहता की बात की जाए तो 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आ गया था जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस और साथ में एक्टर्स और बहुत से लोगों का, यहाँ तक कि SBI का भी नाम सामने आया था। लेकिन सिर्फ एक नाम छिपा हुआ था जो कि है केतन पारेख। अब केतन पारेख ने हर्षद मेहता के सारे स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया लेकिन थोड़े अलग तरीके से। जब हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया तो उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी सीखी जो उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई की और इस प्लान में वो सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की लेट 90s से, जब .com बूम स्टार्ट होने वाला था। हर्षद मेहता अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे तो वो इस तरीके से इन्वेस्ट करते थे। बेसिकली उन्हें बैंक रिसिप्ट्स मिलती थी और उसके बदले उन्हें फंड्स का एक्सेस मिलता था और वो ढेर सारा पैसा एक स्टॉक में लगा देते थे। अब आप ये सोचो कि कोई एक ऐसा स्टॉक जिसमें एक पर्सन 30 to 40% इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी तेजी से इंक्रीज होगी। अब जैसे ही हर्षद मेहता किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे उसका मार्केट में बहुत जल्दी डिमांड इंक्रीज हो जाता था क्योंकि वो मीडिया के सामने आ जाता था और रिटेलर इन्वेस्टर्स उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते थे। अब जैसे ही डिमांड इंक्रीज होना शुरू होती थी स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता था और वहीं पर ही हर्षद मेहता एग्जिट ले लेते थे और रिटेलर इन्वेस्टर्स को नुकसान झेलना पड़ता था। अब इसी को ही देखते हुए केतन पारेख ने भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ। अब केतन पारेख ने मेजरली 3 चीजें ध्यान में रखी। सबसे पहले तो उन्होंने लो प्रोफाइल वाला लाइफस्टाइल मेंटेन किया। वो किसी भी मीडिया के सामने नहीं आते थे या फिर लग्जरी चीजों में अपना पैसा नहीं खर्च करते थे। अब ये चीज उन्होंने सीखी थी हर्षद मेहता से। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे टाइमलाइंस पर या फिर न्यूज रिपोर्ट्स में हर्षद मेहता की एक लेक्सस के साथ फोटो डली हुई है। अब सभी का मानना ये है, इवन एक्सपर्ट्स का भी मानना यही है कि जब हर्षद मेहता के पास लेक्सस आई थी तो वो बहुत ही ज्यादा मीडिया अटेंशन में आ गए थे, पॉलिटिशियंस के अटेंशन में आ गए, गवर्नमेंट के अटेंशन में आ गए और वहीं से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। इसीलिए उन्होंने हमेशा, यानी कि केतन पारेख ने अपनी लाइफस्टाइल को डाउन करके रखा। सेकंड चीज, हर्षद मेहता हमेशा बैंक रिसिप्ट से फंड्स उठाते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि मैं स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स को भी ऐड करूंगा जिससे कि स्टॉक की डिमांड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और रिटेलर इन्वेस्टर्स जल्दी अट्रैक्ट होकर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब रिटेलर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना इतना ज्यादा आसान होता नहीं है, इसीलिए ही उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि स्टॉक प्राइस और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाए। अब क्योंकि हर्षद मेहता के स्कैम के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गया था और वहां के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी कर दिए गए थे, तो केतन पारेख ने वहां से एग्जिट लेकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया था विद कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। वहां के रूल्स बहुत ही ज्यादा ना के बराबर थे और वो बहुत इजीली इस स्कैम को कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान में रखा। अब उन्होंने किसी भी स्टॉक को चूज
चूज करने के लिए कुछ रूल्स को सेट किया। अब वो इन 4 रूल्स से अपने स्टॉक्स को चूज करते थे। सबसे पहला तो जो कंपनी वो चूज कर रहे हैं वो छोटी कंपनी होनी चाहिए, उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो भी कम होना चाहिए और साथ में कंपनी का मार्केट कैप भी कम होना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए फ्यूचर ग्रोथ की तो फ्यूचर ग्रोथ हाई होना चाहिए। अब आप ये सोचो कि कोई एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत ही छोटा स्टॉक है और उसमें एकदम से तेजी से डिमांड इंक्रीज होती है तो रिटेलर इन्वेस्टर्स कितनी ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगे। अब उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और रिटेलर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में डिमांड तेजी से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने उन स्टॉक्स को चूज किया जो कि टेलीकम्युनिकेशंस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थी, यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया आईज में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट, और इन तीनों में ही उन्होंने इन्वेस्ट किया था जब 1990s में .com बूम स्टार्ट होने वाला था। अब उसका असर इंडिया में भी आने लगा था, इसीलिए ही केतन पारेख ने इन सेक्टर्स को चूज किया और इनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने स्टॉक्स के साथ साथ लोगों को भी मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। हम सब जानते हैं कि हर इंडियन की वीकनेस सिर्फ एक होती है कि वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ये तो मैं बात कर रही हूँ 1990s की, लेकिन आज के टाइम पर भी लोग ऐसे स्टॉक से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपको फास्टर ग्रोथ दिखा सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो 0 से स्टार्ट हुआ था और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम रिटेलर इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट जरूर करेंगे। इसी का ही फायदा उठा के उन्होंने अपनी पहली स्ट्रैटेजी लगाई थी जो कि है पंप एंड डंप। वो डायरेक्टली अपने फंड्स किसी भी स्टॉक में डालते थे और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती जाती थी, रिटेलर इन्वेस्टर उस स्टॉक को महंगे प्राइस पर भी खरीदते थे और उसके बाद उसका प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता था क्योंकि केतन पारेख वहां से एग्जिट ले लेते थे। अब जो वो दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करते थे वो है सर्कुलर ट्रेड, यानी वो अपना पैसा खुद नहीं लगाते थे। वो अलग अलग ट्रेडर्स से ये बोलते थे कि आप बाय करो एंड आप सेल करो विद द सेम प्राइस, और इस तरीके से जैसे ही वो ज्यादा ट्रेड्स उस स्टॉक में होना शुरू हो जाती थी वैसे ही वोलेटिलिटी होने की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होना शुरू होता है और जैसे ही बायर्स ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो खुद मैनिपुलेट कर कर दूसरे ट्रेडर से उसमें इन्वेस्ट करवा रहे थे और उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे थे। ज्यादा ट्रेड्स होने की वजह से प्राइस वॉलेटाइल हो रहा था और ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से रिटेलर इन्वेस्टर्स फिर से अट्रैक्ट होकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और अपना लॉस करवा रहे थे। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना तो स्टार्ट किया लेकिन इतना सारा फंड्स वो ला कहां से रहे थे, क्योंकि मार्केट में किसी भी स्टॉक की डिमांड को इंक्रीज करने में बहुत पैसा लगता है। हर्षद मेहता बैंक रिसिप्ट से पैसा लाते थे, लेकिन इन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा। अब इन्होंने सबसे पहले प्रमोटर्स को अट्रैक्ट किया और उन्हीं से ही पैसा लेकर कंपनीज में लगाना शुरू किया। प्रमोटर्स इसके लिए इसीलिए मान गए थे क्योंकि उनको भी पता था कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो उनकी मार्केट कैप इंक्रीज होगी और वो उससे बहुत इजीली शेयर प्लेजिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने शेयर्स को गिरवी रखकर पैसा उठा सकते हैं। और प्रमोटर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। इस वजह से प्रमोटर्स ने एग्री कर उन्हें पैसे दिए और उन्होंने, यानी कि केतन पारेख ने प्रमोटर्स के पैसों से ही स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट कर स्टॉक्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज कर दी। उसके बाद उन्होंने यूज किया पे ऑर्डर, जिसे बैंक्स चेक भी बोलते हैं। यानी आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेने जाते थे उस टाइम पर, तो लोन के बदले आपको एडवांस में बैंक चेक दे दिया जाता था, यानी हमें उसे पे ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो जिससे भी आपका एग्रीमेंट हो रहा है आप उन्हें पे ऑर्डर दे सकते हो, जिससे कि कंफर्मेशन मिल जाती थी कि हाँ इनका लोन अप्रूव हो चुका है और बैंक की साइड से श्योरिटी है। तो इसी तरीके से उन्होंने पे ऑर्डर्स को यूज कर बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था। अब इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो एमएमसीबी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, लगभग उनके पास 40 to 50% तक का स्टेक आ गया था। अब जब वो बैंक से लोन लेने गए तो बैंकर्स को इस चीज के लिए एग्री करना पड़ा क्योंकि उनके पास मेजर स्टेक था और उनका लोन भी अप्रूव हो गया। अब उन्होंने 2 बैंक से बेसिकली लोन लिया था। एमएमसीबी से 800 करोड़ का लोन लिया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं जीटीबी की तो उससे 100 करोड़ का लोन लिया गया था। उस टाइम पर आरबीआई का ये रूल भी था कि कोई भी बैंक किसी भी कंपनी को 15 करोड़ से भी ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करा सकती है। अब केतन पारेख ने इसके लिए वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ब्राइब किया था और उसके बाद उन्होंने एचएफसीएल और यूटीआई जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उस टाइम पर लगभग 1.3 बिलियन पे ऑर्डर्स को इश्यू किया गया था। जस्ट लुक एट द नंबर जो
जो मैं आपको बता रही हूँ कितने बड़े स्केल पर ये काम चल रहा था। अब उसके बाद आते हैं K10 स्टॉक्स। अगर आपके फादर या फिर कोई भी ग्रैंडफादर 2000 के टाइम पर अगर स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थे तो आप उनसे जरूर पूछेगा, वो K10 स्टॉक्स के बारे में जरूर जानते होंगे। K10 स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था और उनका प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका 90 रुपीज़ का शेयर कुछ महीनों में हो गया था 2936 रुपीज़ का। वहीं अगर मैं बात करूं जी टीवी की तो वो लगभग 30 रुपीज़ का था और उसका प्राइस जंप होकर हो गया था 720 रुपीज़। अगर सभी K10 स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें एफटेक इन्फोसिस, DSQ सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस, पेंटामीडिया ग्राफिक्स, सत्यम कंप्यूटर्स, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी SSI, जी टेलीफिल्म्स और ब्रिटिश नैंडी कम्युनिकेशंस ये कंपनीज आती थी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि केतन पारेख आखिरकार पकड़े कैसे गए, जब उनकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, किसी का टेंशन उनकी तरफ जा ही नहीं सकता था, उनका प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा था और साथ में उन्होंने इतने फंड्स रेज भी कर रखे थे। आखिरकार ये हुआ कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी जब .com बबल का राइज होना स्टार्ट हुआ था, यानी कि उसके बूम के टाइम पर उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, जो कि लेट 1990s में था। वहीं इस बबल का एंड हुआ था 2001 से लेकर 2002 में और यही एक टाइम था जब केतन पारेख का स्कैम सामने आया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आइस कंपनीज यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। अब हुआ ये था कि अमेरिका में बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी और उनका प्राइस टूटकर जमीन पर गिर गया था। अब जब यूएस में इस तरीके से कंपनीज गिर रही थी तो इंडिया में भी इसका असर देखने को मिला और सभी रिटेलर इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया। अब इतना ही नहीं, क्योंकि उन्हें डिमांड को इंक्रीज करने की जरूरत थी तो केतन पारेख के पास फंड्स भी नहीं, क्योंकि जिस भी बैंक से वो फंड्स लेते थे जैसे कि जीटीबी और साथ में एमएमसीबी, वो दोनों ही बैंक्स बैंकरप्ट हो गई थी और उनके पास अब फंड्स नहीं थे डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। और ऐसे ही उनका ये पूरा स्कैम सामने आया। उस दिन लगभग 2000 करोड़ का रिटेलर इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ और ये पता चला कि उन्होंने लगभग 40,000 करोड़ का स्कैम किया है। तो ये तो स्टोरी थी केतन पारेख की, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया। लेकिन आज के टाइम पर भी मार्केट मैनिपुलेशन चलता है। लोग अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं और रिटेलर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में बिगिनिंग की है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको किसी के भी टिप से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो उसको एनालाइज करना और उसके बारे में रिसर्च करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कंपनी ऐसी ही अच्छी होती है जिसका फंडामेंटल डेटा स्ट्रॉन्ग हो। आई होप आप इस कहानी से कुछ तो सीखे होंगे और अलर्ट भी हो गए होंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई इस स्कैम से बचता रहे और किसी पर भी ट्रस्ट ना करे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।